गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। दोस्तों, आप आईआर पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, और इसमें हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो शीत युद्ध है, यानी कि कोल्ड वार। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको तो अभी हम टू द पॉइंट देख रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो देखेंगे। फिर जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी मैं लाने की कोशिश करूंगी, चाहे वन लाइनर में दे दूं या फिर वहां पर ऑप्शन रख के दे दूं, जैसे भी हो पाएगा। बट मैं कोशिश करूंगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से दिए जाएं, क्योंकि ये जो शीत युद्ध है और इसके बाद जो सुरक्षा का टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। आप सभी को, जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको पता है, जो नए हैं वो तो नहीं जानते होंगे। तो एज अ मेंटोर हमें बताने का हमारा ये दायित्व है कि ये टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप जरा अच्छे से तैयार करें। शीत युद्ध हो गया और अगला टॉपिक होगा सुरक्षा। ये दोनों टॉपिक आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। और जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी का फुल सिलेबस आपको यहाँ मिल सकता है। अपलोडेड क्लासेस के थ्रू सारी पूरा कोर्स कंप्लीट किया गया है। कोर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट लगी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जा करके उसे फॉलो करके सारे नोट्स बना सकते हैं। और प्रैक्टिसेस की भी बहुत सारी वीडियोस लगी हुई हैं, प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, तो वहां से आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो यदि पॉलिटिकल साइंस से आप हैं और खासकर पीजीटी हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। सारी प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप यदि अच्छे से फॉलो करेंगे तो ये मेरा विश्वास है कि कुछ भी बाहर से आने वाला नहीं है, इतना ज्यादा हमने वहां पर प्लेलिस्ट लगा रखी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं शीत युद्ध, जिसे कोल्ड वार बोलते हैं। तो शीत युद्ध सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ट्रूमैन सिद्धांत की देन मानी जाती है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके, टू द पॉइंट भी आते हैं और थोड़ा सा कभी कभी डेप्थ में जाके भी पूछ देता है। तो ट्रूमैन सिद्धांत की देन मानी जाती है। शीत युद्ध विश्व युद्ध का परिणाम है। जो ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो इसका परिणाम है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गया था कि जो शीत युद्ध के बाद राष्ट्रों के उद्देश्य जो उभर कर राष्ट्र सामने आए थे, उनके उद्देश्य जो हित थे और उनके उद्देश्य थे, वो चेंज हो गए थे। तो शीत युद्ध अपने प्रभावी स्वरूप में 20वीं सदी के सबसे बड़े राजनीतिक एवं सैनिक संकट के रूप में अवतरित हुआ है। तो 20वीं सदी का ये सबसे बड़ा राजनीतिक एवं सैनिक संकट था। कौन सा? शीत युद्ध। शीत युद्ध दो विचारधाराओं की लड़ाई का परिणाम है। ठीक है, यानी कि इसमें दो विचारधाराएं थी जो आपस में टकराई। और ये कौन कौन सी विचारधाराएं थी? पूंजीवाद और साम्यवाद, ये दोनों विचारधाराएं थी। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा जो है शीत युद्ध घूमता रहा। शीत युद्ध शासन के दो अतिरूपों के परिणाम है, जिससे मानव जीवन संकटग्रस्त हो गया था। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है? तो शीत युद्ध शब्द का प्रयोग, देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक प्रयोग होगा, कोई किसी शब्द का प्रयोग करता है, फिर क्या होता है कि कोई दूसरा बंदा आता है, कोई दूसरा विचारक आता है और वो क्या करता है, उसको फेमस करता है। और कभी कभी क्या होता है कि वही इंसान उस शब्द को प्रयोग करता है, वही फेमस कर देता है। बट यहाँ पर दो अलग सिचुएशन है। शीत युद्ध का प्रयोग करने वाले हैं बर्नार्ड बरूच हैं, लेकिन अगर हम बताएं कि शीत युद्ध का जो शब्द है, इसको लोकप्रिय किसने बनाया, तो ये वाल्टर लिपमैन के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। दो अलग चीजें हैं, डिफरेंसेस समझ लीजिएगा। अगर आप छोटे छोटे पॉइंट यहाँ से पकड़ते चलेंगे क्लास में ही, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत होने, मतलब परेशानी होने की बात ही नहीं उठेगी। चलिए आगे देखेंगे। शीत युद्ध के कुछ चरण होते हैं, यानी कि इनको कई चरणों में विभाजित किया गया है। और चरणों में तभी कोई चीज विभाजित की जाती है क्योंकि उस समय की जो सिचुएशन होती है, परिस्थितियां होती हैं और जो कंडीशन होती है वो अलग होती है। तो जितनी जितनी कंडीशन, जितनी जितनी परिस्थितियां जो प्रमुख होती हैं, उनके आधार पर कोई भी चीज, कोई भी काल, कोई भी युग हो, उसको चरणों में विभाजित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी शीत युद्ध को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। कौन सा है? प्रथम चरण। प्रथम चरण की बात करें तो ये 1947 से 1953 के बीच में माना जाता है। ठीक है, और 1953 में स्टालिन की मौत और रूसी नेतृत्व में परिवर्तन हुआ था, आप सभी को पता है। ठीक है, और यही 53 से दूसरा चरण शुरू हुआ था। अभी
47 से 53 के बीच की बात करें तो यहाँ टू मैन सिद्धांत और मार्शल योजना का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। लेकिन अगर उससे भी एक सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके कि जो शीत युद्ध है इसका स्टार्टिंग, इसका जो है प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो इसका प्रारंभ फुलटन भाषण जो हुआ था, फुलटन भाषण या फुलटन घोषणा जो हुई थी उससे इसका जो है स्टार्टिंग मानी जाती है शीत युद्ध की। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है। तो शीत युद्ध का प्रारंभ फुलटन जो घोषणा होती है उससे माना जाता है, यानी कि वहां से इसने जो है शीत युद्ध मूर्त रूप पकड़ना शुरू हुआ, यानी कि सबको जो है समझ में आना शुरू हो गया कि नहीं शीत युद्ध जैसी कोई बात है। तो फुलटन भाषण 1946 में हुआ था और उसके बाद ही जो है ये टू मैन सिद्धांत, मार्शल योजना, ये सब चीजें आई हैं। इन पे हम बात करेंगे सारी चीजों पे, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि प्रथम चरण में टू मैन सिद्धांत और मार्शल योजना का जो है बहुत बड़ा हाथ था, यानी कि प्रभाव था। और फुलटन भाषण से किसकी शुरुआत मानी जाती है, शीत युद्ध की, जो कि 5 फरवरी 1946 में हुआ था। फुलटन चर्चिल के द्वारा दिया गया था और फुलटन नगर में दिया गया था, इसलिए उसको फुलटन घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी बातें आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा चरण जो है आपका 1953 से 62 के बीच में होता है और 53 में स्टालिन की मौत हुई थी और रूसी नेतृत्व में परिवर्तन हुआ था। ठीक है, एक ये बड़ी घटना थी और दूसरी एक बड़ी जो घटना थी वो क्यूबा संकट था, क्यूबा मिसाइल संकट। इस पे भी आगे हम बात करेंगे। तो देख लीजिए कि इन चरणों के बीच में स्पेसिफिक चीजें क्या हुई, क्या घटनाएं, स्पेसिफिक इवेंट क्या हुए, ताकि आपको याद रहे। तृतीय चरण में, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि ये द्वितीय चरण कब से कब तक माना जाता है, तृतीय कब से कब तक माना जाता है, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो भी पूछा जाता है। ठीक है, अभी हम तृतीय चरण की बात करेंगे तो 1962 से 79 के बीच में माना जाता है। इसको देतांत अवस्था, यानी कि जिसमें देतांत क्या है, फ्रेंच भाषा का शब्द है और ये क्या बताता है, इसका अर्थ होता है तनाव शैथिल्यता, यानी कि तनाव में शैथिल्य आ जाना, तो ये इसका मतलब होता है। तो देतांत अवस्था इसको माना जाता है क्योंकि 1962 के बाद थोड़ा थोड़ा तनाव में क्या है, शिथिलता आने लगी थी, कमी आने लगी, शिथिलता मतलब कमी आना, तो कमी आने लग गई थी। फिर हम बात करेंगे चतुर्थ चरण, जो कि 1979 से 85 के बीच में माना जाता है और ये नौ शीत युद्ध यहाँ पर शुरू हो गया था। इसके बारे में बात करेंगे कि नौ शीत युद्ध शुरू होने के क्या कारण थे और क्यों शुरू हुआ, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, और पांचवा चरण की बात करें पंचम की, तो 1985 से 1991 शुरू हो जाता है। ये 1985 से 1991 में जो है पंचम चरण माना जाता है। ये इसलिए माना जाता है क्योंकि यहीं से कुछ ऐसी घटनाएं शुरू हुई जो कि यूएसएसआर के विघटन का कारण बनी और उसके एक प्रकार से जो है साम्यवाद व्यवस्था थी उसके पतन का भी कारण बनी। ठीक है, तो ये सब 5 चरण हो गए। और जो ये शीत युद्ध है ये 2 पद्धतियों, 2 गुटों, 2 राज्यों के बीच उच्च वैचारिक संघर्ष माना जाता है। तो शीत युद्ध जो है उच्च वैचारिक संघर्ष माना जाता है। किसकी बात, 2 पद्धतियां, 2 गुट जो कि यूएसएसआर और ये थे, कौन थे, अमेरिका, यूएसए, 2 राज्य, इन सब के बीच में क्या है, उच्च वैचारिक संघर्ष माना जाता है, यानी कि विचारों की लड़ाई थी। वो चाहते थे कि नहीं पूंजीवाद जो है व्यवस्था जो है अवधारणा अच्छी है और ये मानते थे नहीं साम्यवाद ज्यादा अच्छा है। दोनों ने अपने अपने विचारों को ऊपर बढ़ाने के लिए, उनका प्रभाव जमाने के लिए पूरा ये इतने सालों तक तनाव की स्थिति बना के रखी और एक प्रकार से दोनों ही शक्तिशाली राज्य थे, देश थे, गुट थे उस समय। तो पूरा मानव जो है संकट में था, विश्व का पूरा विश्व जो है एक प्रकार से संकट में बना रहा। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे हमने बात की यहाँ पर कि 2 विचारधाराएं, इसमें कितनी विचारधाराएं थी, 2 विचारधाराएं थी। कौन कौन सी थी हमने बात कर ली है, पूंजीवाद था और कौन था, साम्यवाद। ये 2 विचारधाराएं होती, 2 पद्धतियां होती। कौन कौन सी होती हैं, एक लोकतंत्र और दूसरा जनवादी तंत्र। तो लोकतंत्र कहाँ, यूएसए फॉलो कर रहा था, जनवादी तंत्र कौन, यूएसएसआर फॉलो कर रहा था। 2 संगठन थे जो मेन थे, वैसे तो बहुत थे बट 2 जो मेन थे, नाटो ये यूएसए से संबंधित था, वार्सा पैक्ट यूएसएसआर से संबंधित था, दोनों सैन्य संगठन थे। 2 गुट थे
यूएसए एंड यूएसएसआर, 2 गुट भी थे। ठीक है, तो ये 2 पद्धतियों, 2 विचारधाराओं, 2 संगठन और 2 गुटों के बीच की वैचारिक लड़ाई थी। शीत युद्ध में युद्ध न होते हुए भी युद्ध जैसी परिस्थितियां बनाए रखने की बात होती है, यानी कि ये इस प्रकार की कला है, शीत युद्ध इस प्रकार की कला है कि युद्ध नहीं होगा, बट युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी रहती हैं। ऐसा लगता है कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, कभी भी कोई किसी पर आक्रमण कर सकता है। ऐसी परिस्थितियां बनाए रखती हैं, जिसमें प्रत्येक देश विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि संकीर्ण स्वार्थ के ध्यान में रखते हुए अपना जो है जो कार्यविधि होती हैं, यानी कि जो उनकी पॉलिसीज होती हैं, नीतियां होती हैं, उनको संपादित करता है। तो क्या करता है, संपूर्ण विश्व जिसमें जो देश होते हैं पूरे विश्व की शांति को ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थ का मतलब सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। दूसरे को चाहे जितना नुकसान हो, चाहे वो कितना तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, कोई मतलब नहीं, अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए। तो ऐसी जो है भावना को, ऐसे दृष्टिकोण को रख करके क्या करते हैं, अपनी पॉलिसी नीतियां संपादित करते हैं, यानी कि कार्यविधि संपादित करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो शीत युद्ध है वो वैश्विक परिस्थिति में फुलटन घोषणा के बाद जो है मूर्त रूप इसने प्राप्त किया है। मूर्त रूप ये लेने लगा था। फुलटन घोषणा जो हुई थी उसके बाद ही इसने मूर्त रूप लेना शुरू कर दिया था। और ये फुलटन घोषणा किससे संबंधित है, तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अमेरिका के फुलटन नगर में 5 फरवरी 1946 को घोषणा किया था कि हम एक फांसीवादी शांति के स्थान पर दूसरी फांसीवादी शांति को बढ़ावा नहीं दे सकते, इसीलिए यूएसएसआर के खिलाफ आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है। तो ऐसा ये इनका सार था, इनकी भाषण का सार था कि ये मतलब ये साम्यवादी ताकत को रोकना चाहते थे और जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, उसको बढ़ाना चाहते, जनवादी तंत्र को ये पीछे ढकेलना चाहते थे। और इसी के लिए इन्होंने कई सारी योजनाएं चलाई, सिद्धांत दिए, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और शीत युद्ध के संबंध में कई घटनाएं प्रभावी मानी जाती हैं, जैसे कि ऐतिहासिक कारण हो गया, युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर, यानी कि जब युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उसके बाद क्या है, इनके जो राज्य थे, जो उभर कर राज्य आए, तो इनके उद्देश्यों में अंतर हो गया। ये अपने अपने हित के लिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए सोचने लगे कि कहाँ कब हम कितना आक्रमण कर लें, कितना अपने कब्जे में ले लें, और वहीं से शीत युद्ध जो है प्रारंभ होता है। तो युद्धोत्तर यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद से इन दोनों जो गुट हैं, ये दो जो महाशक्तियां थी, इनके उद्देश्यों में अंतर आ गया था। बाल्कन समझौते का भी जो है अतिक्रमण, उसका भी इसमें असर रहा, और ईरान से सोवियत सेना का वापस न होना, ये भी जो है इसका भी इसमें काफी महत्वपूर्ण हाथ रहा। और अगर हम बात करें तो यूनान में यूएसएसआर का हस्तक्षेप की बात करें तो ये भी काफी इसमें अपना रोल इसने प्ले किया। और तुर्की पर सोवियत संघ का दबाव, ये भी इसका कारण बनता है। सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार, सोवियत संघ के द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार किया गया, ये भी शीत युद्ध का प्रभावी बनाने में माना जाता है। और जो बर्लिन की नाकेबंदी हुई थी, ये भी इसने भी काफी अच्छा रोल प्ले किया था शीत युद्ध को प्रभावी बनाने में। और यूएसएसआर द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग किया गया, अणुबम का बहिष्कार, ये सभी जो है क्या थी, मेन थोड़ा कारण थे या कुछ घटनाएं आप मान सकते हैं जो कि शीत युद्ध को प्रभावी बनाया इन्होंने। यूएसएसआर द्वारा लैंड लीज सहायता बंद किया जाना, दोनों गुटों का पारस्परिक हित संघर्ष, ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं कि कुछ घटनाओं के अंतर्गत जो कि शीत युद्ध को प्रभावी बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, और कल के सेशन में हम देखेंगे टू मैन सिद्धांत, जो अगली क्लास होगी उसमें टू मैन सिद्धांत, मार्शल योजना, बर्लिन की नाकेबंदी और कोरियाई संकट, तेल संकट, ये काफी सारे टॉपिक हैं जो कि शीत युद्ध से बहुत ज्यादा संबंधित है, और इन टॉपिक से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।